बच्चों, आपने ज़रूर सोचा होगा कि यहाँ पे हमारे घरों में चलने वाले फैंस किस तरह से काम करते हैं। आपको पता है कि यदि किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। शायद ही आपको पता हो, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है। देखिए, ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट यही कहता है कि अगर हम कभी भी किसी कंडक्टिंग वायर में कोई करंट फ्लो कराएं तो उसके आसपास के क्षेत्र में एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। और इसका ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि हमारा जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका ओरिएंटेशन क्या है और वो किस तरह से डिस्टेंस के साथ कम या फिर ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका स्टार्ट होता है अब। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? इट शोज दैट द करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड डिफ्लेक्ट्स द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। यदि हम इसके ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलते हैं कि अगर हम मान लीजिए आपकी मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक वायर है और उसमें हम करंट की डायरेक्शन को नॉर्मली आउटवर्ड रखते हैं, तो नॉर्मली आउटवर्ड होने के बाद जो आपका मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग टू द वायर जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और यदि हम इसकी डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो कराएं तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम करंट को नॉर्मली इनवर्ड लें तो नॉर्मली इनवर्ड के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डायरेक्शन शो की हुई है। आप ये ब्लू एरोज देख रहे होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रॉस क्रॉस साइन जो इस्तेमाल किया जाता है वो नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन है, ये भी करंट की डायरेक्शन है और ये एरोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्वेशन किया एक बार उस पर चर्चा करते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि द डायरेक्शन ऑफ नीडल इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू ए सर्किल whose plane is perpendicular to the wire। ओके, ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होंगी वो क्या हैं? टेंजेंशियल डायरेक्शन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो डिफ्लेक्शन है ऑफ द नीडल वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए जी, इस बात को हम याद रखेंगे। अगला ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन। तो यदि हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। आप नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ज़रूर देखें, इसमें डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक नीडल एंड करंट कैरिंग वायर। देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम कभी भी किसी एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं या मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है, यानी डिफ्लेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अंडरस्टैंड? तो अगर हमारा डिफ्लेक्शन कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड उन पॉइंट्स पे घट रहा है। अंडरस्टैंड? तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड करंट कैरिंग वायर। तो यदि हम करंट कैरिंग वायर यहाँ पे लें और कंपास को यहाँ रखें तो इस केस में, और मान लो कंपास को एक केस में यहाँ रखें, तो इन दोनों केसेस में वायर से कंपास किस केस में दूर है? इस वाले केस में। तो आप यहाँ पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन है वो इस केस में कम होगा या फिर इस केस में। तो कम जो होगा डिफ्लेक्शन वो इस केस में होगा, बिकॉज वायर से कंपास इस केस में ज़्यादा दूरी पर है। बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड
करंट कैरिंग वायर से अगर दूर स्थित बिंदुओं पर देखा जाए तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है इन कंपेयर ऑफ नियर स्थित बिंदुओं। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात कंक्लूज़न की। तो इसमें जो कंक्लूज़न होगा, ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि जब हम कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर लेते हैं तो करंट कैरिंग वायर हमेशा अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं करंट कैरिंग वायर या फिर मूविंग चार्ज हैज़ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग विच इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। आप ये भी कह सकते हैं हैज़ a field in its surrounding which is known as magnetic field. ओके, जैसा कि इस चित्र में शो किया गया है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल एक बार मैग्नेट लिया हुआ है और यहाँ पे इनके नॉर्थ और साउथ पोल हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट और मूविंग चार्ज इन इट्स सराउंडिंग ड्यू टू विच इट अप्लाइज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अगर हम इस मैग्नेट के आसपास में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पुट कर देते हैं तो ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई आपको? चलिए जी, अब हम आगे कुछ चीज़ें नोट कर लेंगे। क्या यहाँ से हमें ये पता चला कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, जो भी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ दिया हुआ है और जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। तो यहाँ से इस तरह से क्लोज लूप्स बनेंगे। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला होती है और एक गोस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो यहाँ पे इसकी अनदर यूनिट हमारी गोस भी होती है। ओके, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या हैं, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन। आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और आप देख सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives the direction of net magnetic field at that point। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आप देख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर कोई यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करें तो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अंडरस्टैंड? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। टेंजेंट ये रहा, टेंजेंट ड्रॉन, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दीज लाइंस आर ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप देख सकते हैं यहाँ, दीज लाइंस आर ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड रिटर्न बैक टू द नॉर्थ पोल इनसाइड। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इससे आगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज एंड एंटर नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ मैग्नेट। Magnetic field lines forms closed loops because two poles always exist together.
magnetic field lines never cross each other because if they do so there will be two directions which are not possible. Denser the magnetic field lines, stronger the magnetic field. अब देखिए वन बाय वन हम इन सभी को समझ लेते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी को अगर समझें, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ पोल, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल से एमर्ज होता है और साउथ पोल में एंटर होता है। ऑरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? नॉर्थ पोल से। और एंटर कहाँ पे हो रहा है? साउथ पोल में। तो पहला वाला हमें यही बताता है और इसके अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये हमें बात समझ में आ जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज एंड एंटर नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में ही ये ऑलवेज हमारा निकलता है। यदि हमारा ये एक मैग्नेट था तो आप देख सकते हैं इस मैग्नेट के सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में निकलेगा और नॉर्मली ही एंटर करेगा। ये लगभग, ये अप्रॉक्सीमेट होता है। ओके, इसको हम परफेक्टली नहीं कर सकते, अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल होता है। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप्स बिकॉज टू पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर। तो यहाँ पे ये हमारे क्लोज लूप्स बनाते हैं। आपने देखा होगा चार्जेस के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हमारा एक पॉइंट चार्ज है तो उससे या तो नॉर्मली आउटवर्ड या फिर नॉर्मली इनवर्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। आपने देखा होगा नेगेटिव चार्ज के लिए नॉर्मली इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज के लिए नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ओके, अब अगर हम मैग्नेट की बात करें तो वहाँ पे दो पोल्स ऑलवेज होते हैं। तो यहाँ ऐसा होगा कि नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेंगे तो एक क्लोज लूप बना लेगी। ओके, तो यहाँ से हमें बात समझ में आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अब ऐसा क्यों होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और दूसरी ये वाली है और ये ऐसे क्रॉस कर जाती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे टू डायरेक्शन शो कर रहा है। और अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी की टू डायरेक्शंस हो जाए, है ना? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी वो इंटरसेक्ट कर जाए। चलिए अब हम बात करते हैं एक डेंसर मैग्नेटिक फील्ड और रेयर मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए जो हमारे ये वाला रीजन है, मैग्नेटिक पोल्स के आसपास का जो रीजन है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है। यानी एक छोटे से रीजन में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा रीजन लिया है, यहाँ पे एक बड़ा रीजन लिया है। आप देख सकते हैं कि इस छोटे से रीजन से हमारी बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं और इस वाले बड़े से रीजन से भी नहीं जा पा रही। तो इसका मतलब यहाँ पे रेयरनेस है, ये हमारा रेयर हो गया और यहाँ पे डेंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेंसर है और यहाँ पे रेयर है। ओके, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम। तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करंट एलिमेंट की बात करेंगे। करंट एलिमेंट क्या होता है? तो जब भी हम कभी भी किसी वायर में कोई करंट फ्लो करवाते हैं, लेट अस सपोज करंट आई फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इसकी एक छोटी सी लेंथ मान लो हमने कंसिडर की डी एल वेक्टर, जो कि जिसकी डायरेक्शन हमारी करंट की ही डायरेक्शन में होगी। ओके, तो अगर हम आई करंट की और डी एल वेक्टर की प्रोडक्ट कर दें तो ये हमें एक करंट एलिमेंट देता है। ओके, तो करंट एलिमेंट क्या है आप पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं वेरी स्मॉल एलिमेंटल लेंथ डी एल ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई इज नोन एज करंट एलिमेंट। It is a vector quantity and given by ideal vector. Its magnitude is equal to the product of current I and length of a small element dl having the direction of current flow. आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब आपको कल ही मिल जाएगा।